गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर 10 चल रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन लिविंग बींग्स। इस चैप्टर के अंदर हम अब तक कुछ 4 ऐसे सब्सटेंसेस देखे हमने हमारे इस चैप्टर में 121 पेज नंबर पर कि न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, डिफरेंट मिनरल्स, वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। ये सब क्या है, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिसे पूरी ऑल ओवर बॉडी में ज़रूरत है इनकी ट्रांसपोर्टेशन की। हमें ऐसा एक मीन चाहिए, मोड चाहिए जो इन्हें बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्ट्स में वन प्लेस टू अनदर ट्रांसफ़र कर सके। न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी है। कोई आपका सेल है, वियर टियर सेल है, पुराना ख़राब हो गया, सेल डैमेज हो गया, डेड होते हैं सेल, तो वो न्यूट्रिएंट्स ही हैं जो मिलकर सेल्स बनाते हैं। विटामिन ये सब मिनरल्स हैं, ऑक्सीजन है, वेस्ट वाटर है, वेस्ट प्रोडक्ट्स। जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी से भी एक्सक्रीट आउट होता है और सेल्स से भी बहुत सा एक्सक्रीशन होता है। वेस्ट गैसेस, वेस्ट मटेरियल जो कुछ भी है वो ब्लड के अंदर डाल दिया जाता है और ब्लड उसे लेकर किडनी तक आता है, वहाँ उसका फिल्ट्रेशन होता है और यूरिन के थ्रू वो सारा जो हमारा सेल से जितना भी वेस्ट मटेरियल आ रहा है वो सब हमारी बॉडी से थ्रू आउट कर दिया जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन एनिमल्स पढ़ा, यूनिसेलुलर एनिमल्स को मैं पढ़ा कि इनमें कोई मल्टी सेलुलर में तो एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम है, लेकिन यूनिसेलुलर में ऐसा कुछ नहीं है। एक ही सेल है, एक सेल बॉडी है और उसी सेल बॉडी की वॉल से डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस के थ्रू जितने भी वेस्ट मटेरियल है या उनके जो न्यूट्रिएंट्स का वो इंटेक करते हैं वही उस वॉल्स में डिफ्यूजन के थ्रू होता है। हमने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, उसमें ब्लड देखा, ब्लड वेसल्स देखे, वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज, और हमारा हार्ट का पैराग्राफ चल रहा है। हम इस सेकंड पैरा की लास्ट लाइन पर थे। द थ्रोबिंग सेंसेशन इज फेल्ट एट सेवरल प्लेसेस ऑन द बॉडी सच एज द रिस्ट, नेक एंड इनर आर्म्स वेयर द ब्लड वेसल्स कम टू द सर्फेस। दिस थ्रोबिंग सेंसेशन इज नोन एज पल्स। इट इज़ अ डायरेक्ट मेजर ऑफ द हार्ट बीट। अब हमने बताया था जब दिल धड़कता है तो एक थ्रोबिंग सेंसेशन हमें हमारी बॉडी के अलग अलग जगहों पे महसूस होता है। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ थ्रोबिंग वर्ड? थ्रोबिंग का मतलब होता है किसी भी वेसल के इनर जो मेम्ब्रेन होती है, इनर लाइनिंग होती है, उसके ऊपर टैप करना। तो जब ब्लड फ्लो करेगा, हार्ट पंप करेगा ब्लड को, तो वो वॉल से टकराएगा, उसकी इनर वॉल से, ठीक है। तो वो थोड़ा सा ऊपर उठेंगी, हल्का सा, बिल्कुल मामूली सा, तो वह हमें धड़कती हुई नज़र आती हैं और उसे ही हम पल्स कहते हैं। हमारी हाथ की रिस्ट हुई, नेक है और अलग अलग जगहों पे हम नसें पकड़ के देखते हैं, ये धक धक जो हमारी पल्स रेट है उसको महसूस करते हैं। इट इज़ ए डायरेक्ट मेजर ऑफ द हार्ट बीट, और ये हार्ट बीट का एक डायरेक्ट मेजर है। इसी को देखकर हम पता लगाते हैं कि सामने वाले पर्सन की है, जो भी पेशेंट है उसकी हार्ट बीट नॉर्मल है या एबनॉर्मल। डिड यू नो ए स्टेथोस्कोप इज़ यूज टू हियर द हार्ट बीट? आपने देखा होगा डॉक्टर्स वगैरह, कभी आप लोग जाते हो, बीमार पड़ जाते हो, डॉक्टर्स के पास जाते हो, तो वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसके हाथ में, एक लंबा सा, जिसके दो ईयर प्लग्स जैसा, जिसके वो 2 सिरे तो अपने कानों में, दोनों कानों के अंदर 2 एंड्स को डाल देता है और एक गोल गोल से सर्कुलर पार्ट होता है, वो उसके आपको चेस्ट पे लगा के आपकी हार्ट बीट सुनता है, पीठ पर लगाता है, आपको सांस लेने के लिए बोलता है, तो वो स्टेथोस्कोप है। स्फिग्मोमैनोमीटर इज़ यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। अब कई बार हमारा ब्लड प्रेशर भी नापा जाता है एक पंपिंग मशीन से, हमारे हाथ पे पट्टा बांध दिया जाता है, फिर वो डॉक्टर उसे पंप करता है, तो वो स्फिग्मोमैनोमीटर है जो ब्लड प्रेशर मेजर करता है। एक्टिविटी एम टू मेजर द पल्स मेथड। टू मेजर योर पल्स, प्लेस द इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर ऑन द इनर रिस्ट ऑफ द अदर हैंड जस्ट बिलो द बेस ऑफ द थंब। यू विल फील ए थ्रोबिंग सेंसेशन। अब देखिए, हमें पल्स को मेजर करने के लिए इस एक्टिविटी में हमें बताया गया है कि कैसे पल्स मेजर करें। तो पल्स मेजर करने के लिए प्लेस द इंडेक्स एंड द मिडिल फिंगर, जो हमारी फर्स्ट और सेकंड फिंगर है, ऑन द इनर रिस्ट ऑफ द अदर हैंड, दूसरे हाथ की जो रिस्ट है उसके उधर रखनी है, जस्ट बिलो द बेस ऑफ द थंब, और थंब के नीचे। रिस्ट की किस प्लेस पे रखनी है? जो हमारा दूसरा हाथ का थंब है उसके जस्ट नीचे पुट अप करनी है हमारी इंडेक्स और मिडिल फिंगर। यू विल फील ए थ्रोबिंग सेंसेशन, हमें धड़कना सुनाई देगा
Count the throbs beats for 20 seconds, then multiply the number with 3 to get the number of beats per minute. अब हमें 20 सेकंड के लिए देखना है कि कितनी बार वो पल्स धड़की, हमारी जो वेन थी वो धड़की, क्योंकि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा था कि आर्टरीज तो बॉडी के अंदर होती हैं और वेन्स होती हैं हमारी जो बॉडी की स्किन है उस पर जो नज़र आती हैं वो ज़्यादातर मेनली वेन्स होती हैं। कहाँ सिचुएटेड होती हैं ये? बिल्कुल ऊपर की तरफ। तो फिर हम नोट, डू नॉट यूज़ योर थंब बिकॉज इट हैज़ इट्स ओन पल्स दैट यू मे फील। अब हमें थंब यूज़ नहीं करना रिस्ट के ऊपर रखने के लिए, क्योंकि थंब के अंदर अपनी नसें होती हैं और उसकी अपनी खुद की एक पल्स होती है। यू कैन काउंट योर हार्ट बीट बाय नोइंग योर पल्स। अब हमने बताया जो भी पल्स आए 20 सेकंड में उसे 3 से क्या करना है, इंटू कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, और जो नंबर आएगा वही हमारी हार्ट बीट होगी। Transport in plants. Plants also require a transport system to transport different substances within the plant body. देखिए ह्यूमन बींग्स की तरह ही प्लांट्स को भी एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए। उनके अंदर खाना बनता है, फोटोसिंथेसिस से रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, ट्रांसपिरेशन होता है। तो इन सब के लिए क्या है, उन्हें एक पूरा ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम चाहिए ताकि जो लीव से खाना बन रहा है वो पूरी प्लांट बॉडी तक ट्रांसफ़र किया जा सके। रूट्स जो वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसे भी ऑल ओवर द बॉडी ट्रांसफ़र किया जा सके। और अगर प्लांट बॉडी ने अपने रूट से ज़्यादा एक्सेसिव वाटर एब्जॉर्ब कर लिया है तो स्टोमेटा तक, लीव्स तक उन्हें लाया जाए और वहाँ उनका ट्रांसपिरेशन हो सके। इसलिए इन्हें भी क्या चाहिए, एक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। फर्स्ट वाटर, फोर्थ फोटोसिंथेसिस, वाटर टू बी नीड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। मैंने आपको बता ही दिया पानी कहाँ एब्जॉर्ब किया जाता है, रूट्स में, और उन्हें लीव्स तक पहुँचाना ज़रूरी है क्योंकि वहीं खाना बनता है सनलाइट के प्रेजेंट में, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में। It also needs to be transported to different plant parts, और not only in leaves बल्कि पूरे ही प्लांट के पार्ट्स को वाटर की ज़रूरत है। Different minerals require proper growth and development of the plant need to be absorbed from the soil and transported to different plant parts। अब देखिए रूट सिर्फ नॉट ओनली वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं बल्कि अलग अलग सॉइल्स में जो मिनरल्स प्रेजेंट हैं, जो भी मैन्योर के थ्रू या नेचुरली जो भी सॉइल के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स मिनरल प्रेजेंट है वो भी रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब किए जाते हैं। और रूट्स क्या करता है, फिर उन्हें पूरी जो स्टेम में रूट्स अपने तरफ लेगा, जितने भी रूट्स के सेल हैं वो भी लेंगे। रूट्स भी सेल से मिलके बनती है, टिश्यू से मिलके बनती है, फिर वो स्टेम्स में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम से, और ऑल ओवर द प्लांट बॉडी स्टेम उन्हें ट्रांसफ़र कर देगा। These are taken up with water absorbed by the roots। और ये जो मिनरल्स हैं ये डिज़ोल्व फॉर्म में वाटर के साथ एब्जॉर्ब किए जाते हैं बाय रूट्स। कार्बोहाइड्रेट्स मैन्युफैक्चर्ड इन द लीव्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस नीड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट प्लांट पार्ट्स फॉर देयर यूटिलाइजेशन। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में खाना बनता है, ग्लूकोज, ठीक है, कहाँ बनता है, लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। अब वो जो खाना बना, कार्बोहाइड्रेट बना, अब उसे अलग अलग पार्ट्स को ज़रूरत है प्लांट्स की, तो वो भी इसी ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम के थ्रू प्लांट के पूरे प्लांट बॉडी में ट्रांसफ़र होगा फॉर देयर यूटिलाइजेशन। वेस्ट इज एक्यूमुलेटेड विद इन द प्लांट बॉडी ऑल्सो नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द प्लांट। अब वेस्ट ऑब्वियसली अगर हम किसी चीज़ का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं तो बाय प्रोडक्ट्स तो निकलेंगे ही, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो उनमें जितने भी वेस्ट गैसेस हैं, वेस्ट मटेरियल्स हैं, कोई सॉलिड फॉर्म में कुछ भी हो तो वो भी प्लांट्स के थ्रू ही रिमूव किया जाता है, या तो रूट्स या लीव्स। तो कैसे निकलेगा वो, स्टेम्स में से भी रिमूव किया जाता है। जो लेटेक्स निकलता है कुछ प्लांट्स में आप देखते हैं कुछ वाइट निकलना शुरू हो जाता है अपने आप बिना उसको टीयर करे प्लांट बॉडी को, स्टेम को, तो वो भी वेस्ट मटेरियल है, वो प्लांट के काम नहीं आता, इसलिए वो हम ह्यूमन बींग्स के काम आ जाता है तो हम उसे ले लेते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स इन प्लांट। अब हमने देखा कि प्लांट बॉडी में क्या क्या चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरत है। अब हम वो सिस्टम पढ़ेंगे जिसकी हेल्प से हम ये चीज़ें ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, नोट हम प्लांट अपने अंदर ये चीज़ें ट्रांसपोर्ट करता है। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स इज मेड अप ऑफ 2 टिश्यूज़ कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम। अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो 2 टिश्यूज़ से मिलकर बनता है। फर्स्ट इज जाइलम, द सेकेंड वन इज फ्लोएम। जाइलम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द स्टेम एंड लीव्स। अब देखिए यहाँ इन दोनों टिश्यूज़ के वर्क आए हैं कि ये क्या चीज़ ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि हमने देखा फूड भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वाटर, मिनरल्स और हार्मोन्स भी प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ये दोनों टिश्यूज़ क्या क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, जाइलम तो है वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है रूट से स्टेम तक और लीव्स तक, वाइल फ्लोएम कैरीज कार्बोहाइड्रेट्स
मैन्युफैक्चर्ड इन द लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब देखिए प्लांट बॉडी के जितने भी डिफरेंट पार्ट्स हैं वहाँ जो लीव्स खाना बन रहा है, लीव्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो फ्लोएम के थ्रू कैरी किया जाता है ऑल ओवर द प्लांट बॉडी। एंड नेटवर्क ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इज प्रेजेंट थ्रू आउट द प्लांट बॉडी फॉर दिस पर्पस। अब देखिए आपके हाथों पे आपको नसें दिखती हैं, कितना बड़ा नेटवर्क नजर आता है, हल्का हल्का अंदर और भी ज़्यादा है। वैसे ही प्लांट बॉडी के अंदर भी जाइलम फ्लोएम का एक डेंस नेटवर्क होता है ताकि ईच एंड एवरी सेल ऑफ प्लांट बॉडी गेट्स इट्स ऑन न्यूट्रिशन। जो भी लीव्स के अंदर जितना भी वो बन रहा है, खाना बन रहा है, जो भी न्यूट्रिशन इस खाने से उन्हें मिलेगा वो प्लांट बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उन तक मिल सके, जा सके। जाइलम इज़ प्रेजेंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रूट एंड स्टेम्स। अब कहाँ प्रेजेंट है, अब देखिए इनकी पोजीशन आई है, हमने वेन्स और आर्टरीज की पोजीशन पढ़ी थी, अब हम जाइलम की पोजीशन पढ़ेंगे। प्लांट बॉडी के अंदर जाइलम की कहाँ है पोजीशन, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रूट एंड स्टेम, बिल्कुल सेंटर। जैसे हमारी आर्टरीज प्रेजेंट है अंदर डेंस बॉडी के अंदर, वैसे ही जाइलम कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर में ऑफ द रूट एंड स्टेम। स्टेम और रूट्स के बिल्कुल सेंटर में रन करता है। वाइल फ्लोएम इज प्रेजेंट एट द आउटर एजेस। अब देखिए फ्लोएम कहाँ प्रेजेंट है, आउटर एजेस पे, यानी स्टेम बाहरी सतहों पर। अब मैंने आपको अभी बताया था कि लेटेक्स का एग्जांपल दिया था प्लांट बॉडी में। मैंने आपसे अभी ये कहा कि जाइलम तो वाटर मिनरल कैरी करता है और फ्लोएम फूड यानी सॉलिड पार्ट। अब जो कि फ्लोएम आउटर एजेस पे प्रेजेंट है प्लांट्स के, हम लोग काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्लांट से ले लेते हैं, जैसे लेटेक्स हुआ, रबर हुआ, तो ये आउटर बॉडी से ही हमें प्रोवाइडेबल है प्लांट की। तो ये फ्लोएम ही में डिफ्यूजन या होते होते क्या करता है, ये बॉडी की जो स्टेम है, आउटर जो पार्ट है उसका बाहर है, वहाँ तक लेटेक्स पहुँच जाता है। इसको लेटेक्स को तो हटाइए, एरिया हमारे कोर्स में नहीं है, बस हमें इतना ये याद रखना है कि जाइलम इज़ प्रेजेंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रूट एंड स्टेम। ठीक है, रूट और स्टेम के सेंटर में रन करता है जाइलम, और फ्लोएम प्लांट के आउटर एजेस में प्रेजेंट है। जाइलम रूट हेयर्स एब्जॉर्ब वाटर एंड सर्टेन मिनरल्स फ्रॉम द सराउंडिंग सॉइल पार्टिकल्स। रूट हेयर्स क्या करते हैं, रूट हेयर्स एब्जॉर्ब वाटर एंड सर्टेन मिनरल्स फ्रॉम द सराउंडिंग सॉइल पार्टिकल्स। जड़ें जो होती हैं, रूट्स जो होती हैं, वो सॉइल के अंदर डेंसली फैली हुई होती हैं, अलग अलग जगहों पे स्प्रेड होती हैं, स्प्रेड आउट करती हैं पूरी अंडर द सॉइल। तो जो भी सॉइल पार्टिकल्स रूट के कांटेक्ट में आते हैं, जिनसे वो टच होती हैं, सॉइल में हर तरफ न्यूट्रिएंट्स मिनरल प्रेजेंट है, तो वो वहाँ से वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी एब्जॉर्ब कर लेती हैं फ्रॉम सॉइल पार्टिकल्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग। They then transfer the water to neighboring root cells until it reaches the xylem tissue present in the roots। अब देखिए रूट हेयर्स ने वाटर को एब्जॉर्ब करा, फिर सेल बाय सेल वाटर ट्रांसफ़र होता जाएगा इनर रूट्स की तरफ जहाँ जाइलम प्रेजेंट है। सेल बाय सेल वाटर ट्रांसपोर्ट होता रहेगा, रूट हेयर एब्जॉर्ब करेंगे, फिर वो फर्स्ट सेल को ट्रांसफ़र करेंगे, फिर वो नियर बाय सेल को करेगा, ऐसे करते करते जाइलम तक वाटर पहुंच जाएगा। दिस वाटर इज़ फर्दर ट्रांसपोर्टेड अप टू द स्टेम। अब ये वाटर जाइलम के अंदर आ गया, जाइलम टिश्यूज़ तक पहुंच गया। अब ये जाइलम क्या करेगा, मैंने बताया कि रूट से स्टेम तक रन करेगा, ऊपर जाएगा। प्लांट बॉडी कैसी होती है, इरेक्ट पोजिशन में सीधी खड़ी रहती है, तो जाइलम उसको रूट से जो स्टेम से ऊपर की तरफ स्टेम है वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करेगा, and to the leaves through the network of xylem present in these organs। और जो लीव्स प्रेजेंट हैं वहाँ तक, क्योंकि जाइलम ऑल ओवर द प्लांट बॉडी में जाइलम एंड फ्लोएम का डेंस नेटवर्क है, रूट से ये स्टेम तक होते हुए एक ईच एंड एवरी लीव्स तक ये पानी पहुँच जाएगा। जाइलम प्रेजेंट इन दीज ऑर्गन, सब ऑर्गन्स में जाइलम प्रेजेंट है। Transpiration provides the force that a plant needs for pulling this water and minerals up from the roots to the stem and leaves। ट्रांसपिरेशन वर्ड आया एक, हम जानते हैं ट्रांसपिरेशन क्या है, पानी का एवापोरेशन फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एरियल पार्ट यानी स्टेम्स के ऊपर जो हवा में जो जितने भी प्लांट्स के पार्ट प्रेजेंट है वहाँ ट्रांसपिरेशन होना, वाटर का एवापोरेशन होना ट्रांसपिरेशन कहलाता है। अब ट्रांसपिरेशन क्या करता है, प्रोवाइड्स द फोर्स दैट ए प्लांट नीड्स फॉर पुलिंग दिस वाटर। जाइलम क्या कर रहा है, पानी को ऊपर पहुँचा रहा है, यानी एक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, सक्शन फोर्स हो रहा है। तो वो कैसे हो रहा है, अब मैं आपको समझाती हूँ। प्लांट के अंदर रूट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, पानी ऊपर की तरफ गया जाइलम की हेल्प से, और ईच एंड एवरी सेल्स जितने भी पार्ट्स हैं डिफरेंट ऑर्गन से प्लांट्स के सब तक पानी पहुँच गया। अब एवापोरेशन भी होता है ये लीव्स से, एक्सेस वाटर आ जाता है लीव्स के अंदर, किसी लीव के अंदर पानी आ गया तो ट्रांसपिरेशन होगा, तो वहाँ तो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, यहाँ वहाँ पानी की कमी हुई, वहाँ से पानी निकल गया।
अब यही चीज़ क्या करेगी, एक फोर्स प्रोवाइड करवाएगी, ऊपर की तरफ खाली होगी जगह तो नीचे की तरफ से फोर्स एक्सर्ट होगा और ऊपर वापस उस जगह पानी जाएगा। ऐसे एक फोर्स क्रिएट होता है। When water evaporates from the leaves, it creates a suction force in the leaf cells। मैंने अभी बताया आपको सक्शन फोर्स क्रिएट होता है लीफ सेल्स के अंदर, वो जितने भी सेल्स है जहाँ पानी निकल चुका है जहाँ से वहाँ, which causes water to be pulled in from the stem। This can be compared to a straw pulling up water from a glass। Loss of water from the stem further causes water to be pulled up from the roots। अब हम जैसे स्ट्रॉ से पानी पीते हैं, इस प्रोसेस को हम उससे भी कंपेयर कर सकते हैं। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टेम कॉजेज वाटर, इसलिए स्टेम से क्या हुआ है, ट्रांसपिरेशन की हेल्प से पानी कम हो गया, लॉस हो गया पानी का, इसलिए रूट्स तक इन्फॉर्मेशन जाएगी और रूट ज़्यादा से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा, जाइलम तक लेके जाएगा, पानी जाइलम तक आएगा, जाइलम उसे ऊपर की तरफ पुल्ड अप करेगा। फ्लोएम, वी नो दैट लीफ सेल्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स विच नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब हमें पता है लीफ सेल्स क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस करती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस करती हैं जिसकी ज़रूरत है। अब कार्बोहाइड्रेट आया है, पहले तो हमने वाटर और मिनरल पढ़ा था जाइलम में, अब फ्लोएम में हम कार्बोहाइड्रेट के ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे। तो इस कार्बोहाइड्रेट को भी अलग अलग सेल्स तक पहुंचाना ज़रूरी है, रूट्स में भी सेल प्रेजेंट है, रूट्स तक पहुंचाना ज़रूरी है, सेल से मिलके बनती है, टिश्यू से मिलके बनती है। दिस इज़ डन बाय द फ्लोएम। तो ये कार्बोहाइड्रेट के ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा, फ्लोएम। द प्रोसेस बाय विच कार्बोहाइड्रेट्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द फ्लोएम इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। अभी तक तो हम ट्रांसपिरेशन पढ़ रहे थे, स्टोमेटा से पानी का एवापोरेशन होना, एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। अब आया है ट्रांसलोकेशन। तो द प्रोसेस बाय विच कार्बोहाइड्रेट्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द फ्लोएम इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। फ्लोएम टिश्यू के हेल्प से बाय द विद फ्लोएम टिश्यू जब कार्बोहाइड्रेट ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं पूरी प्लांट बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, तो इस ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। कहीं पे भी वर्ड आए ट्रांसलोकेशन हुआ, समझ जाना फ्लोएम ने कार्बोहाइड्रेट्स का ट्रांसपोर्टेशन करा ऑल ओवर द बॉडी ऑफ प्लांट। एक्टिविटी टू शो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर थ्रू जाइलम इन ए सेलरी स्टॉक। सेलरी है, सेलरी स्टेम्स होते हैं, खाने की ये, तो इसमें हम वाटर का ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे। व्हाट यू नीड, ए सेलरी स्टॉक, ए बीकर, ए डाई, वाटर, ए नाइफ एंड ए हैंड लेंस। ये सारे हम लोग चीज़ें ले लेंगे। एक सेलरी स्टॉक लेनी है, बीकर लेना है जिसमें हम डाई वाटर को रख सकें, एक नाइफ लेना है और एक हैंड लेंस लेना है। मेथड, फिल ए बीकर विद वाटर कंटेनिंग ए डाई। अब हम लोगों को एक वाटर में बीकर को डालना है, उसमें डाई डालनी है जिससे वाटर कलर अप हो जाए। लेट द सेलरी स्टॉक स्टैंड इन वाटर फॉर अबाउट 2 or 3 hours। अब हमने जो सेलरी स्टॉक लिया था, अगर आपके पास सेलरी स्टॉक नहीं है तो आप हरे धनिया भी ले सकते हैं जिसके में स्टेम्स, बड़े बड़े स्टेम्स लगे हों, ठीक है। आप एक रोज़ फ्लावर भी ले सकते हैं जिसका स्टेम हो, बड़ा सा स्टेम हो, जिससे आप पानी के अंदर इजीली प्लेस कर सकें, वो खड़ा रह सके उस स्टेम की हेल्प से। और 2-3 घंटे के लिए हमें उसको ऐसे ही छोड़ देना है डाई वाटर में। आफ्टर 2 or 3 hours रिमूव एंड वॉश द सेलरी स्टॉक विथ वाटर। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो पानी को रिमूव कर देंगे और जो सेलरी स्टॉक को हमने डाई वाटर में रखा था उसे टैप वाटर से वॉश करेंगे। कट अक्रॉस द स्टॉक एंड ऑब्जर्व द कट सरफेस। अब हमें क्या करना है, नीचे जो उसके डंठल हैं ये स्टॉक की है, इसमें कट लगाना है और हमें देखना है कट पार्ट को। ऑब्जर्वेशन, यू विल ऑब्जर्व टाइनी कलर्ड रीजन्स प्रेजेंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्टेम। अब देखिए हम लोग स्टेम के सेंटर में, बिल्कुल बीच में टाइनी कलर्ड रीजन देखेंगे, छोटे छोटे कलर्ड रीजन देखेंगे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्टेम्स। कंक्लूजन, द कलर्ड रीजन्स और जाइलम वेसल्स। ये कलर्ड रीजन जाइलम वेसल्स हैं। जाइलम वेसल्स आर लॉन्ग हॉलो ट्यूब्स विच कैरी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। अब ये क्या होते हैं, बड़े होते हैं, लॉन्ग होते हैं, हॉलो ट्यूब्स होते हैं जो वाटर कैरी करते हैं, मिनरल्स कैरी करते हैं फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। रूट से लेकर पूरी प्लांट बॉडी तक, लीव्स तक और अपर पार्ट तक, पूरे एपिकल पार्ट तक। नेक्स्ट एक्टिविटी, टू डेमोन्स्ट्रेट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम ए प्लांट ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। देखिए हमने जाइलम फ्लोएम में 2 चीज़ें पढ़ी थी। जाइलम में देखा था कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जो ऊपर की तरफ उसका पुलिंग प्रोसेस है, वो ट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस है वही उसको फॉलो करता है। ट्रांसपिरेशन प्रोवाइड्स अ फोर्स। ट्रांसपिरेशन पानी का लॉस है, उसको फोर्स प्रोवाइड करता है, सक्शन फोर्स, जिसकी वजह से रूट्स पानी को एब्जॉर्ब करती हैं। तो अब हम यहाँ देखेंगे ट्रांसपिरेशन रूट्स का।
मटेरियल्स नीडेड ए पॉटेड प्लांट, ए पॉलीथीन बैग एंड ए रबर बैंड, पीस ऑफ स्ट्रिंग। हमें एक पॉटेड प्लांट लेना है, छोटा सा गमला ले लेंगे, ए पॉलीथीन बैग ले लेंगे, एक रबर बैंड लेना है और पीस ऑफ स्ट्रिंग लेंगे। मेथड, कवर द प्लांट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम विद ए पॉलीथीन बैग। अब हमें पूरे प्लांट को बेस तक पॉलीथीन बैग से हम कवर कर देंगे। एंश्योर दैट द रूट्स ऑफ द प्लांट एंड द सॉइल आर लेफ्ट आउट ऑफ द पॉलीथीन बैग। अब हमें यह इंश्योर करना है कि रूट्स उसके अंदर नहीं आए और ना ही सॉइल उस पॉलीथीन बैग में, बस स्टेम को पूरा कवर करना है। फिक्स फिर्मली विद ए रबर बैंड स्ट्रिंग। अब हमें नीचे की तरफ जहाँ तक उसका मुंह जा रहा है पॉलीथीन बैग का, वहाँ पे हमें रबर बैंड लगा देंगे। थर्ड, लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। अब हम उसे अनडिस्टर्ब होने के लिए कुछ देर तक छोड़ देंगे। ऑब्जर्वेशन, व्हाट डू यू सी इनसाइड द ग्लास जार, वेयर डू यू थिंक दिस वाटर हैज़ कम फ्रॉम, वॉज देयर एनी चेंज ऑफ स्टेट इन वाटर। अब हम लोग क्या देखेंगे, ये जो पूरे ग्लास जार क्रिएट हो गया, हमने वाइट पॉलीथीन बैग से प्लांट को कवर कर दिया, बैंड से टाई अप कर दिया नीचे। अब वहाँ छोटे छोटे वाटर की जो ऊपर पॉलीथीन की जो लेयर्स हैं उसके ऊपर हमें छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स नज़र आएंगे। अब ये पानी कहाँ से आया, क्या उस अंदर जो गैस प्रेजेंट थी उस पॉलीथीन बैग में वो वाटर में चेंज हो गई। Conclusion, after some time the inner walls of the polythene bag bear several tiny water droplets. Water evaporates as water vapor from the leaves of the plant during transpiration. This water vapor condenses on the wall of the polythene bag. अब कहाँ से आया ये, ट्रांसपिरेशन हुआ स्टोमेटा में, लीव्स में, वहीं से वो एनवायरनमेंट में आई वाटर वेपर, और वो जब पॉलीथीन उस पर टच हुई तो पॉलीथीन बैग की वॉल्स पर तो कंडेंस हो गया वाटर वेपर, वाटर में कंडेंस हो गया और वहीं वो वाटर ड्रॉपलेट जमा हो गए छोटे छोटे। तो हमने इस एक्टिविटी में ट्रांसपिरेशन देखा, लीव से ट्रांसपिरेशन हुआ, पानी वाटर वेपर में के फॉर्म में एवापोरेट हुआ स्टोमेटा से, और वो पॉलीथीन की इनर वॉल्स पर कंडेंस हो गया। एक्सक्रीशन, waste products are produced inside the human body due to several chemical reactions associated with digestion, respiration and other vital functions. अब क्या है, वेस्ट जितने भी हमारा, अब एक्सक्रीशन वाला हमारा पैराग्राफ आ गया, तो इसमें जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी ह्यूमन बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू सेवरल केमिकल रिएक्शंस में एसोसिएटेड विद डाइजेशन, यानी जो डाइजेशन, रेस्पायरेशन और अदर वाइटल फंक्शंस हैं बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, सब में केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ब्रेक डाउन होता है फूड का, फिर वो भी न्यूट्रिएंट्स भी आयंस में कन्वर्ट सेल्स में कर दिए जाते हैं। तो वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज़ होता है पूरी बॉडी में से, सेल्स में से भी और हमारी मेन बॉडी पार्ट में से भी। सम ऑफ दीज वेस्ट मटेरियल्स आर, अब उनमें से कुछ वेस्ट मटेरियल हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ रेस्पायरेशन इन बॉडी सेल्स। मैंने आपको बताया था बॉडी सेल्स में भी रेस्पायरेशन होता है, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ फूड का ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है सेल्स के अंदर। तो उसमें क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है, वो हमारी सेल्स के यूज़ में नहीं आती, किसी काम की नहीं होती, इसलिए उसे वेस्ट मटेरियल की कैटेगरी में रखा गया है। सेकेंड वन इज़ स्वीट, पसीना सीक्रेटेड फ्रॉम टाइनी पॉर्स ऑन द स्किन, जो हमारी स्किन के टाइनी पॉर्स से रिलीज होते हैं, सीक्रेट होते हैं। द थर्ड वन इज़ नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। अब जितने भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट हैं जो कि अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड के फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं, और वो सब क्या है, किडनी के थ्रू यूरिन में डाल दिए जाते हैं और यूरिन से बॉडी के आउट हो जाते हैं, यूरिन की हेल्प से बॉडी से निकाल दिए जाते हैं। It is necessary to get rid of these wastes because their accumulation within the body can be highly toxic, poisonous. अब क्या है, The process by which living organisms get rid of waste materials from their body is called excretion. अब excretion process के थ्रू जो living organisms हैं वो सारा waste material अपनी body से excrete out कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। The organ system responsible for excretion of wastes is called the excretory system. अब जितने भी organs इस excretion system के अंदर जितने भी ऑर्गन्स वर्क करेंगे वेस्ट मटेरियल को बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए, उन्हें हम पूरा कलेक्टिवली एक्सक्रीटरी सिस्टम कहेंगे। वी हैव लर्न अर्लियर दैट एक्सक्रीशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑकर थ्रू डिफ्यूजन। हमने अभी इसी चैप्टर के फर्स्ट पेज पर ये पढ़ा था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक्सक्रीशन डिफ्यूजन के थ्रू होता है। उनकी जो सेल वॉल होती है, बॉडी वॉल होती है,
उसी से डिफ्यूज इन होते हैं, डिफ्यूज आउट हो जाते हैं। सिंपल ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा ऑल्सो एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल्स डायरेक्टली इनटू द वाटर। अब हाइड्रा का भी हमने देखा था, उसके अंदर पानी रन आउट करता है, उसी पानी से वो ऑक्सीजन लेती है और उसी में ही वो वेस्ट मटेरियल भी अपना एक्सक्रीट कर देती है, निकाल देती है। वो पानी पूरा बॉडी से रन आउट होके सराउंडिंग्स में मिल जाता है। हाइड्रा वाटर ऑर्गेनिज्म है, वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है। लेट अस स्टडी अबाउट द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रिएशंस इन ह्यूमंस। अब हम एक्सक्रिएशन इन ह्यूमंस देखेंगे। फर्स्ट, एक्सक्रिएशन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स इन ह्यूमन बींग्स ऑकर इन द फॉलोइंग वेज। अब देखिए, अब हम कुछ वेस्ट पढ़ेंगे यहाँ पे और कुछ वेस्टेज देखेंगे, वेस्ट मटेरियल देखेंगे जो हमारी बॉडी, ह्यूमन बींग्स की बॉडी में बनती हैं और उन्हें हम कैसे एक्सक्रीट आउट करते हैं। फर्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एक्सहेल्ड एयर फ्रॉम लंग्स। अब देखिए, एक कार्बन डाइऑक्साइड का हमने रिलीज़ करा था, कार्बन डाइऑक्साइड को सेल्स में से निकली थी, ट्रांसपिरेशन हुआ था। उस सेल्स ने क्या करा, जितने भी हमारे बॉडी में मिलियंस ऑफ बिलियन सेल्स प्रेजेंट हैं, सब के अंदर वो होता है रेस्पायरेशन, ग्लूकोज का, फूड का ब्रेक डाउन होता है उसके अंदर, सेल्स के अंदर, और एनर्जी रिलीज़ होती है। तो इस केमिकल प्रोसेस में, जो केमिकल प्रोसेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है केमिकल वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में, और वो सेल्स जो होते हैं, सेल्स वॉल के थ्रू डिफ्यूजन होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में डाल दी जाती है। वो ब्लड हमारा पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, लंग्स में भी आता है। तो एल्वियोली लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है, आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे लंग्स के डिटेल में। तो लंग्स उस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेके, हम जो सांस लेते हैं उस सांस के अंदर वो छोड़ देती है। फिर जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी सांस बाहर छोड़ने की तरफ, बाहर की तरफ निकल जाती है सांस के साथ। सेकेंड इज स्वीट, प्रोड्यूस्ड बाय द स्वीट ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द स्किन। हमारी स्किन की लेयर्स में स्वीट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो पसीना सिक्रेट करते हैं, स्वीट को सिक्रेट करते हैं, हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ सॉल्ट्स। अब ये स्वीट क्यों रिलीज़ किया जाता है? बहुत से ऐसे सॉल्ट्स होते हैं, बहुत सा सारा एक्सेस वाटर अगर आपके सेल्स में आ गया है, एंड इवन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया, और कुछ छोटा मोटा अमाउंट यूरिया का भी, ये सब क्या करते हैं हम लोग, वाटर के अंदर मिक्स हो जाता है। हमारी बॉडी अपने आप इसको वाटर के अंदर मिक्स कर देती है, सॉल्ट्स को और कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया को, ठीक है। फिर वो स्वीट ग्लैंड्स के थ्रू ये पूरा जो भी केमिकल बना, इसको बाहर की तरफ हमारी बॉडी से आउटसाइड पास आउट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के जो ऊपरी लेयर में जो सेल्स हैं, अगर वो ब्लड तक ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे, ब्लड में ये सब चीज़ें, जितना भी वेस्ट मटेरियल है, नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो विद द हेल्प ऑफ स्वीट हमारी बॉडी से आउट उसको कर देते हैं। नाइट्रोजीनियस वेस्टेज सच एज अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ये 3 नाइट्रोजीनियस वेस्टेज हैं जो हमारी बॉडी में सीक्रेट होते हैं। अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ए पेल येलो लिक्विड कॉल्ड यूरिन, ठीक है। यूरिन बनता है किडनी में, पेल येलो लिक्विड होता है, पेल येलो कलर का होता है, दबा हुआ येलो थोड़ा। तो उसके अंदर क्या करती हैं किडनी, वाटर जो प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, उसमें जितना भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, इन सबको डाल दिया जाता है और यूरिन का फॉर्मेशन होता है इससे। जो यूरिन इज फॉर्म्ड इन द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ऑल्सो नोन एज द यूरिनरी सिस्टम। अब पूरा एक्सक्रीशन सिस्टम का वो पार्ट जो यूरिन का फॉर्मेशन करता है वो यूरिनरी सिस्टम कहलाता है, और इसके अंदर सारा नाइट्रोजीनियस वेस्ट हमारी बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है। Did you know evaporation of sweat from the skin surfaces causes the body to cool down, bringing down the body temperature? In this way, sweating helps to maintain the body temperature. अब देखिए, स्वीट का एवापोरेशन स्किन सरफेस से हमारी बॉडी को ठंडा रखता है, ब्रिंगिंग डाउन द बॉडी टेम्परेचर, अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसको बैलेंस कर देता है। इन दिस वे स्वीटिंग हेल्प्स टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। और सिर्फ स्वीटिंग यानी पसीने को रिलीज, स्वीट को रिलीज़ करने की जो प्रोसेस है जिसे हम स्वीटिंग कहते हैं, स्वेटिंग, उससे हमारा बॉडी टेम्परेचर बैलेंस रहता है। ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, द मेन ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम्स आर ए पेयर ऑफ किडनीज, ए पेयर ऑफ यूरेटर्स एंड ए यूरिनरी ब्लैडर एंड ए यूरेथ्रा। अब देखिए, यहाँ 4-5 पार्ट्स दिए गए हैं, 2 तो किडनीज हैं, एक पेयर किडनी का है, एक पेयर यूरेटर्स का है जो किडनी से अटैच्ड होती हैं, फिर वो जाके यूरिनरी ब्लैडर में खुलती हैं जहाँ यूरिन को स्टोर किया जाता है, और यूरेथ्रा वो ओपनिंग, वो पॉइंट हमारी बॉडी का जहाँ से यूरिन बाहर की तरफ निकलता है। किडनीज आर मेन ऑर्गन्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। सबसे मेन ऑर्गन क्या है? किडनीज है।
दे फिल्टर ब्लड एंड रिमूव वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम इट। ब्लड को फिल्टर करती हैं और उसके अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको हमारी बॉडी से एलिमिनेट कर देती हैं, रिमूव कर देती हैं। ईच किडनी इज़ मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ टाइनी फिल्टरिंग यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। अब देखिए, ब्रेन सेल्स जिससे मिलके बने होते हैं हम उन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं, किडनी जिससे मिलके बनी होती हैं हम उन्हें नेफ्रॉन्स कहते हैं। वैसे हमारे स्टमक में भी, इंटेस्टाइन में भी कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स, वो हम आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में ये आया है एक नया वर्ड, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन वो यूनिट्स हैं या वो सेल्स हैं, स्पेशल सेल्स, जिससे मिलकर किडनी बनी होती है। हार्ट का मैंने आपको बताया था अभी प्रीवियस वीडियो में, कार्डियक सेल्स से मिलकर बने होते हैं उनके स्पेशल सेल्स, हार्ट के कार्डियक सेल्स होते हैं। और क्या स्पेशलिटी होती है उनकी? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन करना, खिंचना और फिर वापस रिलैक्स हो जाना, इन्हें रिदमिक मोशन, ठीक है। When blood enters the kidney, it passes through these nephrons where it gets filtered. अब जब ब्लड, आप ये देखिए ब्लू एंड रेड कुछ आपको दे रखा है यहाँ पे, ये आर्टरीज और वेन्स हैं। तो जो भी पॉल्यूटेड ब्लड होता है, पॉल्यूटेड ब्लड मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है, वो किडनी के अंदर आता है और इन नेफ्रॉन से होकर गुजरता है। ये नेफ्रॉन भी बहुत डिटेल स्ट्रक्चर पढ़े होगे आप हायर क्लासेस में, इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। नेफ्रॉन भी बहुत कुछ चीज़ों से मिलके बना होता है, वहाँ ये फिल्टर होता है। द वेस्ट मटेरियल सच एज अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, एक्सेस वाटर, सॉल्ट्स एंड मिनरल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड। अब ये सारे वेस्ट मटेरियल यहाँ जो मेंशन किए गए हैं, अमोनिया हुआ, यूरिया, यूरिक एसिड, एक्सेस वाटर, ये सब बॉडी से, ब्लड से रिमूव कर दिए जाते हैं, खींच लिए जाते हैं नेफ्रॉन से, और वो वाटर में मिक्स होकर यूरिन बनता है और बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। क्लीन ब्लड आफ्टर फिल्ट्रेशन पासिस आउट ऑफ द किडनीज थ्रू ब्लड वेसल्स। अब फिल्ट्रेशन हुआ ब्लड का, क्लीन ब्लड हो गया, ब्लड क्लीन हो गया, सारे जितने भी गंदी चीज़ें थी, वेस्ट मटेरियल्स था जो हमारी बॉडी के यूज़ में नहीं आता, वो सब ब्लड के से निकाल दिया गया है किडनी के थ्रू। अब वो ब्लड वेसल्स से वो प्योर ब्लड वापस बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। The waste materials get collected in the kidneys in the form of a straw-colored liquid called urine. अब जितना भी वेस्ट मटेरियल है पूरा पानी में, सब में किडनी में कलेक्ट हो जाता है इन ए फॉर्म ऑफ स्ट्रॉ कलर लिक्विड। अब वेस्ट मटेरियल है, यूरिया है, यूरिक एसिड, अमोनिया है, तो इनमें कलर भी आएगा, पिगमेंट भी आएगा। तो ये यूरिन, यूरिया की वजह से यूरिन वर्ड नाम दिया गया है, येलो कलर का होता है। तो ये बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है, किडनी में कलेक्ट हो जाता है। ए पेयर ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड यूरेटर्स। अब देखिए किडनी में दो यूरेटर्स दिख रहे हैं, ईच किडनी में एक यूरेटर है। देखिए वाइट यूरेटर है, यहाँ पे भी यूरेटर है, ठीक है, दोनों किडनीज में प्रेजेंट होता है। अब किडनी में जो ये ब्लड कलेक्ट हुआ, अब ये यूरेटर्स में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से यूरेटर कैरी द यूरिन फ्रॉम द किडनीज टू द यूरिनरी बैग। अब ब्लैडर, अब देखिए आप किडनी से ये ब्लैडर को ज्वाइन कर रहे हैं यूरेटर्स। अब ये किडनी क्या करेगी, यूरेटर से ट्रांसफ़र करेगी ब्लैडर तक, किसको, यूरिन को। द यूरिनरी ब्लैडर इज ए बैग लाइक स्ट्रक्चर विच टेम्पररीली स्टोर्स द यूरिन टिल इट गेट्स फिल्ड। अब देखिए आप, इस टेम्पररी यहाँ पे स्टोर होता है यूरिन, ठीक है। जब ज़्यादा मात्रा में यूरिन किडनी फिल्टर करने लगती है, यूरिन का स्टोरेशन होने लगता है, इसमें कलेक्ट होने लगता है यूरिनरी ब्लैडर में, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि अब हमें वॉशरूम जाना चाहिए, हमारी फैसिलिटीज़ को यूज़ करना चाहिए, जिससे हम इस बॉडी को, यूरिन को हमारी बॉडी से एलिमिनेट कर दें। तो टेम्परेरी कहाँ स्टोर किया जाता है यूरिन, यूरिनरी ब्लैडर में। द यूरिनरी ब्लैडर इज ए बैग लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। टेम्परेरी स्टोर करता है यूरिन को टिल इट गेट्स फिल्ड, जब ये पूरा हो जाता है, टिल द टाइम वी गो टू टॉयलेट, जब तक हम लोग इसको हमारी बॉडी से पास आउट नहीं कर देते, जब तक ये फील्ड नहीं हो जाता पूरा। द बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर कंटेन्स एन ओपनिंग कॉल्ड द यूरेथ्रा। अब देखिए आप नीचे की तरफ इस डायग्राम में, यही इस पॉइंट को कहते हैं यूरेथ्रा। ओपनिंग है ये, मैन और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होती हैं। विच रिलीज यूरिन फ्रॉम द बॉडी, यहाँ से ही यूरिन आपकी बॉडी से रिलीज होता है। एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स, plants also produce a variety of waste products, however they do not have a distinct set of organs for excretion. Different plant wastes are disposed of in different ways. अब देखिए प्लांट भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं। वेस्ट मटेरियल किसे कहेंगे हम, वही ना जो हमारी बॉडी के यूज़ में नहीं आते, जिसे हमारी बॉडी यूज़ नहीं कर सकती, उसे ही हम वेस्ट मटेरियल की कैटेगरी में रख देते हैं उन सारे चीज़ों को।
तो प्लांट्स के अंदर भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं जो प्लांट बॉडी के काम में नहीं आते, पर ह्यूमंस की कंपैरिजन में ह्यूमंस की तरह उनके अंदर एक पर्टिकुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, स्पेशलाइज्ड कोई सेट ऑफ ऑर्गन्स नहीं है एक्सक्रीशन के लिए। तो डिफरेंट प्लांट वेस्टेज आर डिस्पोज्ड ऑफ इन डिफरेंट वेज। तो प्लांट बॉडी के अंदर जो अलग अलग वेस्ट होते हैं, अभी हमने पढ़ा सॉलिड वेस्ट भी हमारी बॉडी से ट्रांसफ़र होता है, जो हमारी इस चैप्टर में तो है नहीं, सिर्फ लिक्विड के बारे में पढ़ा, यूरिन के बारे में जो किडनी से रिलीज़ किया जाता है। तो प्लांट्स के अंदर भी अलग अलग टाइप के वेस्ट प्रोड्यूस्ड होते हैं और उनको डिस्पोज करने का तरीका भी, उनका वे भी डिफरेंट होता है। फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। It is formed as a result of respiration is removed from the plant body through stomata। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स में भी देखिए रेस्पायरेशन हो रहा है, प्लांट्स के सेल में भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और प्लांट बॉडी से रिमूव्ड आउट हो जाती है थ्रू स्टोमेटा। कहाँ प्रेजेंट होता है स्टोमेटा? लीव्स के बेस पर। ऑक्सीजन फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो रिमूव थ्रू स्टोमेटा। ऑक्सीजन भी स्टोमेटा से रिलीज्ड हो रहा है। आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ में लेता है प्लांट और ऑक्सीजन रिलीज़ कर देता है, उसके काम में नहीं आती वो ऑक्सीजन उस टाइम, तो वो रिलीज उसको बॉडी से रिमूव कर देता है, तो वो भी स्टोमेटा के थ्रू ही रिमूव किया जाता है। एक्सेस वाटर इज ऑल्सो रिलीज फ्रॉम स्टोमेटा थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब एक्सेस वाटर भी ये मैं बता चुकी हूँ बीच चैप्टर में आपको, जब ज़्यादा पानी रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं, कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं पानी लीक हो जाए, रूट्स का तो काम ही है, सक्शन के सेल इसी टाइप में मॉडिफाई होते हैं कि वो पानी का सक्शन कर सकें, पानी को एब्जॉर्ब कर सकें। तो जब ज़्यादा पानी रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो ट्रांसपिरेशन की ही हेल्प से वो पानी बॉडी से रिलीज किया जाता है स्टोमेटा के थ्रू। मैनी टॉक्सिक पॉइजनस वेस्टेज गेट रिलीज फ्रॉम द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ सिक्रीशन सच एज गम, रेजिन्स एंड लेटेक्स। अब देखिए तीन चीज़ें ह्यूमन बींग्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, गम्स, रेजिन्स एंड लेटेक्स, लेकिन ये प्लांट बॉडी के लिए एक वेस्ट टॉक्सिक मटेरियल है। तो ये भी क्या करते हैं, स्टेम के थ्रू रिलीज़ किए जाते हैं। तो बार्क में प्रेजेंट होते हैं, छाल में, आपका जो स्टेम है प्लांट बॉडी का स्टेम, वहाँ छाल होती है, थोड़ा सा छाल आप हटाओगे तो वहाँ से लेटेक्स, रेजिन और गम निकलना शुरू हो जाएगा, कई बार तो बिना ही हटाए निकलने लगता है ये। तो ये प्लांट बॉडी के लिए पॉइजनस टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल है, लेकिन हम ह्यूमन बींग्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम इसे यूज़ करते हैं। ये आपका चैप्टर ख़त्म, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स और सॉरी लिविंग बींग्स। हमने यहाँ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी देखे थे, एक हाइड्रल या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इसमें वाटर के थ्रू होता है एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपिरेशन, जो भी कुछ है। आर्टरीज, वेन्स देखी, हार्ट देखा, ट्रांसपोर्ट में प्लांट देखा, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ट्रांसलोकेशन वर्ड पढ़ा हमने, फ्लोएम, transport of carbohydrates from the process of transporting of carbohydrates from different part of plant body, ट्रांसलोकेशन कहलाता है, और विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। कुछ एक्टिविटीज़ की, ये सब आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।